एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग बात कर रहे थे हमारी अकाउंटिंग की एक ऐसे विलेन की जो हमारी एसेट की वैल्यू को हर साल खा जाता है। नहीं, वो कोई विलेन नहीं है, वो हमारी अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है विच इज डेप्रीसिएशन। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? डेप्रीसिएशन के बारे में बात कर रहे थे। दिस इज आवर पार्ट नंबर 2। इसका पार्ट नंबर 1 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने डेप्रीसिएशन का मीनिंग, उसके फीचर्स, कॉजेस, कौन कौन से फैक्टर्स हमारे डेप्रीसिएशन को अफेक्ट करते हैं, ये सभी चीजें लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग कवर कर चुके हैं। एंड आज इस वीडियो के अंदर हम लोग आगे की चीजें कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोग हमारा जो डेप्रीसिएशन चैप्टर है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे नीड ऑफ डेप्रीसिएशन। हम लोग डेप्रीसिएशन के बारे में काफी कुछ पढ़ रहे हैं, लाइक उसका मतलब क्या है, उसके फीचर्स क्या है, क्या क्या कॉजेज है, क्या क्या फैक्टर्स है, बट एक्चुअल में डेप्रीसिएशन की नीड पड़ी क्यों, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे चैप्टर के अंदर। इसीलिए आज इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं नीड ऑफ डेप्रीसिएशन। आखिर डेप्रीसिएशन की नीड पड़ी ही क्यों। मेरे साथ साथ एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे, ट्राई कीजिएगा कि आप लोग आपकी नोट्स साथ साथ बनाएं ताकि चीजों को समझना आपके लिए और भी इजी हो जाए। चलिए फिर रीड करते हैं, मेरे साथ साथ एक एक पॉइंट को रीड करेंगे ताकि चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट नीड क्या थी डेप्रीसिएशन की? हम लोगों को एज सर्टेन करना था ट्रू प्रॉफिट और लॉस। बिजनेस के अंदर सही प्रॉफिट और सही लॉस का अगर मुझे पता लगाना है तो मुझे डेप्रीसिएशन चार्ज करना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको एक पॉइंट याद आ रहा होगा, मैंने आपको बताया था डेप्रीसिएशन मेरा नॉन कैश एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? नॉन कैश एक्सपेंस है, जिसका मतलब क्या था कि भाई जब डेप्रीसिएशन मैं चार्ज करूंगी मेरी पॉकेट से पैसा नहीं जाएगा। क्या मतलब था मेरे उस पॉइंट का कि नॉन कैश एक्सपेंस है, मतलब जब कभी भी डेप्रीसिएशन चार्ज होगा उस केस के अंदर आपकी पॉकेट से कैश नहीं जाएगा। फिर क्या होगा डेप्रीसिएशन चार्ज करने से, ये भी मैंने आपको बताया था, आपका जो डेप्रीसिएशन है वो आपके प्रॉफिट से माइनस हो जाता है। क्या होता है? प्रॉफिट से माइनस हो जाता है। अब ये पॉइंट उसी से रिलेट करता है। आपको अगर आपके बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट या फिर लॉस जानना है तो आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा? आपके प्रॉफिट से सभी खर्चे माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? आपके पॉकेट में जितना भी पैसे उसमें से सभी खर्चे माइनस करने पड़ेंगे। डेप्रीसिएशन भी मेरा एक तरह का क्या है? एक्सपेंस है। क्या है? डेप्रीसिएशन मेरा एक तरह का एक्सपेंस है। तो क्या मुझे डेप्रीसिएशन भी माइनस करना पड़ेगा? यस। तो यही था मेरा पॉइंट नंबर 1। इसीलिए डेप्रीसिएशन की नीड पड़ी, इसीलिए हम लोग डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मेरा वो पॉइंट ऑफ टाइम है जहां पर अब मुझे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस जानना है। क्यों? क्योंकि जितने मेंबर्स मेरे बिजनेस में काम कर रहे हैं वो वेट कर रहे हैं अपने अपने प्रॉफिट का। अब उनको मैं प्रॉफिट कब बांटूंगी? जब मैं उस प्रॉफिट में से सभी एक्सपेंसेस को माइनस कर दूंगी, एंड डेप्रीसिएशन इज वन ऑफ देम। अगर मैं डेप्रीसिएशन नहीं माइनस करूंगी, मेरा सही प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होगा, तो मैं आगे बांट भी नहीं सकूंगी। यही थी डेप्रीसिएशन की नीड। अब मेरे साथ साथ रीड करेंगे, चीजें और अच्छे से समझ आएंगी। द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ एनी बिजनेस कैन ओनली बी डिटरमाइंड व्हेन ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस फॉर द पर्टिकुलर ईयर आर डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल रेवेन्यू। आपको क्या करना है? आपके बिजनेस से जो सभी एक्सपेंसेस को माइनस करना है, सभी लॉसेस को माइनस करना है। किससे? जितना आपका रेवेन्यू हुआ है। एग्जांपल लेते हैं, आपकी जितनी सेल्स हुई है उससे आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उसमें आपके कुछ खर्चे हैं, तो जो आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसमें से आप आपके एक्सपेंसेस या फिर आपके लॉसेस को माइनस कर देंगे। वहां पर आपका क्या आ जाएगा? ट्रू प्रॉफिट, रियल प्रॉफिट या फिर लॉस आ जाएगा, जिसको आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आया है। कुछ नहीं करना, डेप्रीसिएशन मेरा एक एक्सपेंस है जिसको मुझे प्रॉफिट में से माइनस करना है, तभी मेरा रियल प्रॉफिट आएगा जिसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगी। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, टैक्स बेनिफिट। डेप्रीसिएशन की जरूरत क्यों पड़ी? अगर हम लोग डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करते तो क्या होता है? मेरे बिजनेस की इनकम ज्यादा होती है। ठीक है, इनकम ज्यादा कैसे हुई? मैंने खर्चा माइनस नहीं किया, मैंने सिर्फ रेवेन्यू को ही रिकॉर्ड किया, तो मेरा रेवेन्यू क्या है? बढ़ा हुआ है, मेरा रेवेन्यू इंक्रीज है। अब जो मैं टैक्स पे करती हूँ, किस पर पे करती हूँ? इनकम पर पे करूंगी। तो अगर मैं डेप्रीसिएशन नहीं चार्ज करूंगी तो मेरी इनकम ज्यादा होगी, और अगर मेरी इनकम ज्यादा होगी तो मुझे टैक्स भी ज्यादा पे
करना पड़ेगा। क्लियर है ये पॉइंट? अगर मेरी इनकम ज्यादा है तो मुझे टैक्स भी ज्यादा पे करना पड़ेगा। अब एक डेप्रिसिएशन नाम का खर्चा आ गया, उसको मैंने इनकम से माइनस कर दिया। डेप्रिसिएशन नाम के खर्चे को मैंने इनकम से अगर माइनस किया तो यहाँ पर मेरी इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कितनी इनकम हो गई? कम हो गई। अब अगर मेरी इनकम कम है तो मेरा टैक्स ऑलरेडी कम हो जाएगा। क्या होगा? अगर मेरी इनकम कम है तो मेरा टैक्स भी कम हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आए। इसको रीड करते हैं और डिटेल में इसको समझते हैं। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड्स टैक्स बेनिफिट। डेप्रिसिएशन क्या करता है? आपको टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करता है। किसको? कंपनी को। As the depreciation is adjusted to the profit। क्यों? क्योंकि depreciation को मैं profit से माइनस करती हूँ, जिसकी वजह से मेरा profit कम हो जाता है। एंड profit अगर कम है तो मुझे टैक्स भी कम ही पे करना पड़ेगा। Before the payment of taxes, by this the taxable income is reduced। जिसकी वजह से क्या होता है? taxable income reduce हो जाती है और जो फर्म है उसको less टैक्स पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि profit आप लोगों का डिक्रीज हो चुका है। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर है, अच्छे से समझ आया है। कुछ नहीं है, आपका टैक्स आपकी इनकम पर डिपेंड करता है। आप इनकम से जितने खर्चे माइनस कर देंगे उतनी इनकम आपकी कम शो होगी, उतना ही प्रॉफिट आप लोगों का कम शो होगा। अब आपने इनकम में से डेप्रिसिएशन नाम का एक खर्चा हटा दिया तो क्या हुआ? आपका प्रॉफिट कम हो गया। तो इस केस के अंदर क्या मिला? आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। टैक्स बेनिफिट मतलब अब आपका प्रॉफिट कम हो गया तो यानी कि आपको टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों को जरूरत पड़ी डेप्रिसिएशन की। बढ़ते आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। थर्ड नीड क्या थी मेरी? टू एसर्टेन द एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप लोगों को कितनी कॉस्ट लगी है किसी चीज को प्रोड्यूस करने में, उसकी कॉस्ट को, एग्जैक्ट कॉस्ट को अगर पता लगाना है तो वहां पर आपको डेप्रिसिएशन को कंसीडर करना पड़ेगा। अब मैंने कोई भी गुड्स बनाए हैं, ठीक है, कुछ भी चीज अगर मैं बना रही हूं तो मैं क्या क्या खर्चे नोट डाउन करती हूँ। मेरा कुछ रॉ मटेरियल लगा होगा, ठीक है, जिससे मैं अपने फिनिश गुड्स को बना रही हूँ। नेक्स्ट मेरी कुछ कैपिटल लगी है, कुछ पैसा उसमें मुझे लगाना पड़ा है। नेक्स्ट क्या है? आपकी कोई लैंड भी लगी है जहां पर बैठ करके आप काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या होगा? आपकी लेबर लगे। तो इस तरह के हम सभी खर्चे जोड़ करके टोटल कॉस्ट निकालते हैं कि इस चीज को बनाने में मुझे इतनी कॉस्ट लगी। तो कितनी कॉस्ट लगी मैं कैसे पता लगाती हूँ? मेरे जितने भी खर्चे हुए होते हैं उस चीज को बनाने में मैं उन खर्चों को जोड़ देती हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों को डेप्रिसिएशन क्यों ऐड करना पड़ा? अगर आप किसी चीज को मशीनरी से बना रहे हैं तो जब आप उस मशीनरी का यूज कर रहे हैं तो क्या उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा? यस, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, हम लोगों ने कॉजेज पढ़े थे, किन किन रीजन से डेप्रिसिएशन लगता है। वहां पर था बाय कांस्टेंट यूज। अगर आप उस चीज को लगातार यूज करेंगे तो वहां पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा। एंड डेप्रिसिएशन आप लोगों का खर्चा है, इसीलिए वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया है, अच्छे से क्लियर है। और डिटेल में समझने के लिए रीड करेंगे मेरे साथ साथ। डेप्रिसिएशन इज सिमिलर टू एनी अदर एक्सपेंस। जैसे हम लोग बाकी खर्चों को जोड़ते हैं, डेप्रिसिएशन भी एक वैसा ही खर्चा है। दैट आर इनकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो रोजाना के बिजनेस में खर्चे होते हैं बाकी के, वैसे ही मेरा एक डेप्रिसिएशन भी हो रहा होता है। तो उसके अंदर जो हमें एक्यूरेट कॉस्ट निकालनी होती है, किस चीज की? प्रोडक्शन की। वो कैसे पता लगाएंगे, वो कैसे डिटरमाइन करेंगे? आफ्टर टेकिंग डेप्रिसिएशन इनटू अकाउंट। जब आप लोग आपके डेप्रिसिएशन को भी खर्चों में ऐड कर देंगे, वहां से निकल करके आएगी आपकी ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यही थी आप लोगों की डेप्रिसिएशन को निकालने की थर्ड नीड। नेक्स्ट पढ़ते हैं। फोर्थ वन इज टू प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट। आप लोगों को हेल्प करता है कि आप लोग इतना फंड इकट्ठा कर पाए कि आपकी एसेट रिप्लेस हो जाए। आपने अगर आपकी एसेट को चेंज करना है तो वो इजीली हो जाए। पॉइंट को बहुत ध्यान से समझेंगे, धीरे धीरे करके बहुत कंसंट्रेशन के साथ समझेंगे। डेप्रिसिएशन को मैंने नॉन कैश एक्सपेंस बोला है। कौन सा एक्सपेंस है? नॉन कैश एक्सपेंस। इससे आप लोगों को क्या समझ आ रहा होगा कि इससे कैश का आउटफ्लो तो नहीं है। क्या है? कैश का आउटफ्लो तो नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट से रिड्यूस हो रहा है। क्या पॉइंट बोला मैंने? नॉन कैश एक्सपेंस है, इसलिए कैश तो मेरा नहीं जाएगा, लेकिन मेरा प्रॉफिट रिड्यूस होता चला जाएगा। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? रिड्यूस होता चला जाएगा, क्योंकि मैं
मैं मेरे डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट से माइनस करती हूँ। अब एक चीज पर ध्यान देंगे, मैं प्रॉफिट से माइनस तो कर रही हूँ बट मेरे पास से कैश तो नहीं जा रहा। तो एक चीज को ध्यान में रखेंगे कि अगर मेरे पास से कैश नहीं जा रहा लेकिन खर्चा तो हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर ही कुछ पैसा अलग से इकट्ठा हो रहा है। क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर ही कुछ पैसा इकट्ठा हो रहा है डेप्रिसिएशन के नाम का। एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपका डेप्रिसिएशन खत्म हो जाएगा, बिल्कुल एंड हो जाएगा, आप आपकी सैल्वेज वैल्यू तक आ जाएंगे या आपकी वैल्यू नील हो जाएगी, तो वहां पर आपकी एक ऐसी अमाउंट इकट्ठी हो जाएगी जिस अमाउंट का यूज करके आप लोग आपकी एसेट को रिप्लेस कर सकते हैं। क्या बोला मैंने कि डेप्रिसिएशन आप लोगों का नॉन कैश एक्सपेंस है लेकिन कैश आप लोगों के पास से नहीं जा रहा, फिर भी प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है, यानी कि बिजनेस के अंदर ही पैसा एक जगह से दूसरी जगह पर इकट्ठा हो रहा है। तो जो इकट्ठा हो रहा है किस नाम का पैसा है, डेप्रिसिएशन के नाम का पैसा है। अब डेप्रिसिएशन किस में हेल्प करता है, एक दिन ऐसा आएगा कि उस अमाउंट से आप लोग एक नई एसेट को ले पाएंगे, आप आपकी पुरानी एसेट को रिप्लेस कर पाएंगे। यही था आपका पॉइंट नंबर 4। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। अब रीड करेंगे मेरे साथ साथ क्या बोला है पॉइंट के अंदर। डेप्रिसिएशन इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेप्रिसिएशन आप लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आते हैं, यानी कि इसको क्या माना गया है, एक्सपेंस माना गया है। आगे आने वाले चैप्टर्स में जब हम लोग हमारे फाइनल अकाउंट्स बना रहे होंगे तो वहां पर आपको समझ आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आप लोगों के सभी खर्चे आते हैं, बट इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। आप लोग इसे एक्सपेंस तो मान रहे हैं बट ये नॉन कैश एक्सपेंस है। मतलब क्या हुआ, इससे कोई भी कैश पे नहीं हो रहा, कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा। तो फिर क्या होगा, हेंस द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, यानी कि जो आप डेप्रिसिएशन की अमाउंट को अलग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर ही है और एक जगह पर इकट्ठी हो रही है। एंड यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग फंड्स इन परचेजिंग अ न्यू एसेट। और फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको समझ आएगा कि अब आपको एक नई एसेट परचेज करनी है, आपको आपकी एसेट को रिप्लेस करना है, तो वहां पर वो ही वाला फंड आपके काम आने वाला है। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 4। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया है। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, नेक्स्ट वन इज टू प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल। आपको डेप्रिसिएशन किस चीज में हेल्प करता है कि आपकी पॉकेट से पैसा ना चला जाए, इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। सपोज कीजिए, आप लोग एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझेंगे, आपको बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुआ 50,000 का। कितने का हुआ, 50,000 का आप लोगों को प्रॉफिट हुआ। आप लोगों ने डेप्रिसिएशन वाले खर्चे पर ध्यान ही नहीं दिया और आपके दो पार्टनर्स थे, आपने दोनों को आधा आधा प्रॉफिट दे दिया, 25,000 एंड 25,000। ठीक है, अब आपका नेम है ए और आप इस बिजनेस के ओनर हैं। क्या है, आप इस बिजनेस के ओनर हैं, आपने प्रॉफिट बांट दिया। ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए कि मैं आप लोगों को क्या चीज समझाना चाह रही हूं। अब आपने जो 50,000 का प्रॉफिट था वो तो आप बांट चुके, अब आपकी एसेट धीरे धीरे डेप्रिशिएट हो रही है। क्या हो रही है, धीरे धीरे डेप्रिशिएट हो रही है और इस चीज को आप पहले नोटिस ही नहीं कर रहे थे। अब जैसे जैसे उसकी एफिशिएंसी कम हुई, उसके फंक्शंस कम हो गए या फिर उसकी फिजिकल प्रेजेंस में कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, उसके पार्ट्स में कोई दिक्कत आनी शुरू हो गई, तो आपको समझ आने लगा अब आपको एसेट रिप्लेस करनी पड़ेगी। अब एसेट रिप्लेस कौन सी अमाउंट से होती है, डेप्रिसिएशन के अमाउंट से। तो आपको रिकॉल होता है कि आपने डेप्रिसिएशन तो चार्ज किया ही नहीं, आपने तो पूरे प्रॉफिट को बांट दिया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी एसेट को आपकी खुद की मनी से लाना पड़ेगा, आपकी खुद की पॉकेट से पैसा अरेंज करना पड़ेगा जिससे आपकी नई एसेट आएगी। सपोज 2 लाख रुपीस की वो एसेट थी तो आपको अपनी पॉकेट से कितना पैसा देना पड़ा, 2 लाख रुपए। अब यहाँ पर एक और रियलाइज हुआ कि मुझे नई एसेट परचेज करनी है। अब अगर ए यहाँ एक्स और वाई के पास जाएगा कि लाओ भाई पैसे तो मुझे एसेट लेकर आनी, क्या एक्स और वाई देंगे, नहीं। तो बिजनेस के अंदर क्या बोला जाता है, प्रॉफिट में से पहले ही खर्चे माइनस कर लो क्योंकि बाद में कोई और देने वाला नहीं है, तो आपकी पॉकेट से पैसा ना जाए, इसीलिए बिजनेस के प्रॉफिट से आप लोग सभी खर्चों को पे कर लीजिए। अब डेप्रिसिएशन आपका खर्चा है तो पहले क्या करना चाहिए था, आपको 10,000 का डेप्रिसिएशन यहीं से माइनस करना चाहिए था और यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट बचता यानी कि 40,000 रुपीज उसको आपको देना चाहिए था, यानी कि 25,000 की जगह कितना देना चाहिए था, 20,000। तो कुल मिलाकर के आप क्या करें, जो 5-5 हजार का प्रॉफिट दे रहे हैं ये आप लोग आपकी पॉकेट से दे रहे हैं। क्लियर है ये पॉइंट, समझ आया अच्छे से।
कुछ नहीं है कि आप लोगों को डेप्रिसिएशन इसलिए चार्ज करना जरूरी है कहीं आप लोग प्रॉफिट आपकी पॉकेट से ही ना दे दो। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया ताकि चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो। पॉइंट पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा कि इस पॉइंट के अंदर क्या बोला है। इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज बाय एनी कंपनी, अगर कोई कंपनी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेगी, जैसे कि यहाँ पर हुआ था 50 के 50 ही उन्होंने बांट दिए, डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं किया, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल शो एक्सेस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या होगा, ज्यादा प्रॉफिट दिया जाएगा। ज्यादा प्रॉफिट कैसे, जैसे यहाँ पर मैंने 25-25 बांट दिया था इंस्टेड ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। किसकी बजाय, एक्चुअल प्रॉफिट की बजाय। देना कितना था 20-20, दे कितना दिया था 25 एंड 25। आई होप अब आपको ये पॉइंट और अच्छे से समझ आया है कि क्या जरूरत पड़ी डेप्रिसिएशन की। हम लोगों ने इसके अंदर 5 पॉइंट्स पढ़े हैं, 5 नीड पड़ी है हमारी डेप्रिसिएशन की। आई होप सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आए हैं। जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं कि हम लोगों को डेप्रिसिएशन की नीड हुई क्यों। एक एक पॉइंट को ध्यान से रिकॉल करेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग आपके बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आपको टैक्स से बचना है वहां पर भी आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन आप लोगों का खर्चा है एंड उस खर्चे से आपकी इनकम कम हो जाती है, जिस वजह से आपको टैक्स कम पे करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, अगर आप आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जानना चाहते हैं, जब भी आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं तो क्या करते हैं, सभी एक्सपेंसेस को जोड़ देते हैं। अब सभी एक्सपेंसेस को जोड़ देते हैं मतलब डेप्रिसिएशन को भी जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी मेरा एक खर्चा ही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर आप लोग आपकी किसी नई एसेट को रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसके लिए डेप्रिसिएशन इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि डेप्रिसिएशन से आपका कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा, भले प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है बट उसके अंदर क्या हो रहा है, आपके बिजनेस के अंदर ही कहीं ना कहीं पैसा इकट्ठा हो रहा है और वो पैसा आपको आपकी एसेट को रिप्लेस करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट 5th पॉइंट क्या है, नेक्स्ट हम लोगों का 5th एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है, टू प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल। आप लोग आपकी पॉकेट से प्रॉफिट ना बांटना शुरू कर दें, इसीलिए डेप्रिसिएशन को आप लोग आपके प्रॉफिट से पहले ही माइनस कर लेंगे ताकि आप सही प्रॉफिट या फिर लॉस पार्टनर्स के अंदर बांट सके। ये थे आपके सभी 5 पॉइंट्स। आई होप सभी पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए हैं। बढ़ते हैं फिर आगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को आगे पढ़ना शुरू करते हैं। और क्या चीजें पढ़ने वाले हैं हम लोग आज की वीडियो के अंदर, आज हम लोग कवर करने वाले हैं इससे रिलेटेड टर्म्स को भी। रिलेटेड टर्म्स मतलब डेप्रिसिएशन की तो हम बात कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन किस पर लगता है, मेरी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पर लगता है, यानी कि वो एसेट्स जो 1 साल से ज्यादा तक चलती हैं, प्लस वो टेंजिबल होनी चाहिए, यानी कि उनकी फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए। अब टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के अलावा भी मेरे पास काफी सारी एसेट्स ऐसी हैं जिनकी वैल्यू रिड्यूस होती है, लाइक मेरी गुडविल हो गई, मेरी इनटेंजिबल एसेट्स हो गई मान लो, ठीक है, मेरे नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, उन पे भी डेप्रिसिएशन लगता है, यानी कि उनकी भी वैल्यू डाउन होती है। तो उनके लिए मैं क्या अलग टर्म यूज करती हूँ, उन रिलेटेड टर्म्स को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ताकि आपको इन सभी चीजों के बीच का डिफरेंस समझ आए कि टेंजिबल एसेट की वैल्यू डाउन होगी तो क्या बोलेंगे, इनटेंजिबल एसेट की रिड्यूस होगी तो क्या बोलेंगे, एंड नेचुरल रिसोर्सेज की होगी तो उनको क्या बोलेंगे। ध्यान से एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, चीजों को बहुत अच्छे से एंड इजी तरीके से समझेंगे। सबसे पहली टर्म मेरी है डेप्रिसिएशन। कौन सी है मेरी पहली टर्म, डेप्रिसिएशन। आई डोंट थिंक मुझे यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा डेप्रिसिएशन से, डेप्रिसिएशन आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। ये वही विलेन है जिसके बारे में हम लोग पिछली वीडियो से बात करते आ रहे हैं। विलेन नहीं, आपके अकाउंटिंग का इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जिसको आप बहुत ध्यान से एंड इजी तरीके से समझ रहे हैं। एंड आई होप आपको ये चैप्टर इजी भी लग रहा है क्योंकि हम इसको बिल्कुल बोरिंग बना करके नहीं पढ़ रहे हैं। तो बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन आपको ऑलरेडी समझ आ गया है। डेप्रिसिएशन क्या है, ये हमारी टेंजिबल एसेट्स पर लगता है। टेंजिबल एसेट्स का मतलब समझते हैं, एक तो वो एसेट्स जो आपकी मोर देन 1 ईयर तक चलती हैं, ठीक है, एंड आपको फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, प्लस इनकी फिजिकल प्रेजेंस होती है। इन एसेट्स को आप लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो एसेट्स आपकी टेंजिबल एसेट्स होती हैं। अब कौन सी एसेट, वो फिजिकल एसेट्स, जैसे कि एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल में क्या है, मशीनरी। मशीनरी को आप देख सकते हैं एंड टच कर सकते हैं, ये आपको फर्दर प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। एंड आप कोई मशीनरी इस इंटेंशन से परचेज नहीं करते कि आप आज लाए हैं और परसों इसको रीसेल कर देंगे। मशीनरी किस पर्पज से लाई जाती है कि आपकी ये मशीनरी काफी सालों तक आपकी प्रोडक्शन में हेल्प करने वाली है। तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट पर आपका डेप्रिसिएशन
डेप्रिसिएशन चार्ज होता है कौन सी टेंजिबल फिक्स एसेट, लाइक मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, व्हीकल्स हो गए एंड मैनी मोर। आपकी काफी सारी ऐसी एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स है जिन पर आप लोग डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। ये आपको क्या करने में हेल्प करता है, आपकी कॉस्ट को एलोकेट करने में हेल्प करता है किसी भी टेंजिबल एसेट की ओवर इट्स यूजफुल लाइफ रिफ्लेक्टिंग वेयर एंड टियर एंड डिक्लाइन। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, आपको इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। डेप्रिसिएशन मेरी टेंजिबल फिक्स एसेट की वैल्यू को डाउन करता है। टेंजिबल फिक्स एसेट की वैल्यू मतलब वो एसेट जैसे मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, प्लांट्स हो गए मेरे, और क्या व्हीकल्स हो गए, ये सभी मेरी टेंजिबल फिक्स एसेट है, इनकी वैल्यू को डाउन करता है। उसके लिए मैं टर्म यूज करती हूँ डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन मेरी कॉस्ट को एलोकेट करता है अपनी यूजफुल लाइफ के। अगर मैं बात करूं कि मेरी मशीनरी 10 लाख रुपीस की आई, कितने की आई, 10 लाख रुपीस की आई और उसकी यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स। कितनी यूजफुल लाइफ है, 10 ईयर। तो ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है मेरी कॉस्ट को पर्टिकुलर ईयर तक, यानी कि ये 10 सालों की कॉस्ट बताई तो मैं एक एक साल की कॉस्ट इससे निकाल सकती हूँ। तो मेरी एक साल की कॉस्ट कितनी बैठेगी, 1 लाख रुपीस। क्लियर है ये चीज। थर्ड पॉइंट की बात अगर हम करें तो डेप्रिसिएशन हेल्प करता है कि आप आपकी एसेट को रिप्लेस कर पाए। क्यों, अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, डेप्रिसिएशन से मेरा कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता, बस मेरा प्रॉफिट रिड्यूस होता है और बिजनेस के अंदर ही वो अमाउंट कहीं ना कहीं इकट्ठी हो रही होती है और वो ही फंड्स जो मेरे इकट्ठे होते हैं उन्हीं फंड से मैं मेरी एसेट को रिप्लेस कर सकती हूँ। ये था मेरा डेप्रिसिएशन। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड टर्म्स कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं अमोर्टाइजेशन की। किसकी बात करने वाले हैं, अमोर्टाइजेशन की। हर चीज को डेप्रिसिएशन से रिलेट करेंगे। क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन आप लोग ऑलरेडी अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब डेप्रिसिएशन के अंदर क्या होता था, टेंजिबल फिक्स एसेट का यूज होता था, लेकिन अमोर्टाइजेशन में क्या होगा, इनटेंजिबल एसेट का यूज होगा। किसका यूज होगा, इनटेंजिबल एसेट्स का। वहां पर मेरी टेंजिबल एसेट की वैल्यू डाउन होती थी, यहां पर मेरी इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू डाउन होगी। अब इनटेंजिबल एसेट्स मतलब वो एसेट्स जिनकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, ना आप देख सकते हैं ना आप टच कर सकते हैं। आई होप यहाँ पर इन टर्म्स का मीनिंग समझाना जरूरी नहीं होगा क्योंकि आप लोगों ने आपकी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाली वीडियो को ऑलरेडी कवर किया हुआ है एंड आपको सभी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का मीनिंग अच्छे से इन डिटेल आता होगा। स्टिल क्विकली मैंने बता दिया इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं, वो एसेट्स जिनकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती। अब क्या है वो मेरी एसेट्स, लाइक पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, गुडविल, ये सभी एग्जाम्पल हैं आपकी इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट के। किसके एग्जाम्पल हैं, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट के। क्या पढ़ा मैंने यहाँ पर, जब भी मेरी इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू डाउन होगी तो मैं वहां पर डेप्रिसिएशन नहीं बोलूंगी, क्या बोलना है मुझे वहां पर, अमोर्टाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जिस तरीके से डेप्रिसिएशन का सेकंड पॉइंट कहता था कि आपकी कॉस्ट को एलोकेट करता है इसकी यूजफुल लाइफ का, सेम उसी तरह से इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट को भी एलोकेट किया जाता है अप टू इट्स यूजफुल लाइफ। बस एक चीज इसके अंदर ध्यान रखने वाली है कि इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे केसेस, यानी कि ऑलमोस्ट सभी केसेस ऐसे होते हैं जिसकी कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं होती। जैसे डेप्रिसिएशन के अंदर एक सैल्वेज वैल्यू होती थी, यानी कि अगर आपकी मशीनरी आपकी यूजफुल लाइफ तक यूज हो चुकी है तो दो ऑप्शन होते थे, या तो आपकी वैल्यू नील हो रही है या फिर उसकी कोई सैल्वेज वैल्यू है, यानी कि एट लास्ट वो कितने में बिक सकती है उसकी एक सैल्वेज वैल्यू होती है। बट इंटेंजिबल एसेट के अंदर 99% केसेस के अंदर कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं होती। आई होप यहां पर आपको समझ आया अमोर्टाइजेशन टर्म का आपको कहां यूज करना है। जहां पर भी आपकी इंटेंजिबल फिक्स एसेट की वैल्यू डाउन होगी वहां डेप्रिसिएशन ना बोल करके हम क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन। इसी से रिलेटेबल एक और टर्म है जिसका नाम है डिप्लेशन। क्या नाम है, डिप्लेशन। क्या बोलती है ये टर्म, ये वहां पर यूज होती है जहां पर आपके नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू डाउन होती है। जहां पर फिक्स एसेट की डाउन हो रही थी तो डेप्रिसिएशन बोल रहे थे, इंटेंजिबल एसेट की डाउन हो रही थी तो अमोर्टाइजेशन बोल रहे थे। अब अगर नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू डाउन होगी तो क्या बोलेंगे, डिप्लेशन बोलेंगे। रीड करेंगे यहाँ पर, अप्लाइज टू नेचुरल रिसोर्सेज। किस पर अप्लाई करता है, नेचुरल रिसोर्सेज पर। जैसे ऑयल वेल्स हो गई, माइंस, टिम्बर एक्सेट्रा, ये सभी आपके नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स हैं और ये आपके नेचुरल रिसोर्सेज की कॉस्ट को एलोकेट करते हैं बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्शन यूसेज ऑफ द रिसोर्स, नॉट टाइम। अब इसके अंदर कौन सा
सा पॉइंट ध्यान में रखना है, इंटेंजिबल या फिर टेंजिबल एसेट में कॉस्ट को एलोकेट किया जाता था। किसको एलोकेट किया जाता था? कॉस्ट को। इसमें भी कॉस्ट को एलोकेट करेंगे। उनमें किस तरह से कॉस्ट को एलोकेट करते थे? अप टू इट्स यूजफुल लाइफ, उनकी जितनी यूजफुल लाइफ है उसके हिसाब से कॉस्ट को हम लोग एलोकेट कर देते थे। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज के केस के अंदर ऐसा नहीं है, वहां पर आपको टाइम के बेसिस पर एलोकेशन नहीं करनी है, उसके यूसेज या फिर उसके एक्सट्रैक्शन के बेस पर करनी है। कितने आप लोग उसकी यूसेज कर रहे हैं उसके बेस पर ही आपकी कॉस्ट एलोकेट होगी। क्या समझाया मैंने? टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स के केस में आप लोग उस एसेट की कॉस्ट को एलोकेट करते हैं अप टू देयर यूजफुल लाइफ, जितनी उनकी यूजफुल लाइफ है तब तक। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज के केस में क्या होगा? कॉस्ट तो एलोकेट होगी बट उनकी यूजफुल लाइफ के हिसाब से नहीं, उनके यूज के हिसाब से एंड उनके एक्सट्रैक्शन के हिसाब से। आई होप यहाँ पर आप लोगों ने तीनों टर्म्स को आपस में रिलेट किया है एंड तीनों ही टर्म के बीच का डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से समझ आया है। बढ़ते हैं आगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना शुरू करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्या चीज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं? हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन की। अब यहाँ पर एक चीज को ध्यान से समझेंगे, हेडिंग को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। क्या बोला है? मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। अब एक चीज को यहाँ पर गौर करेंगे, मैंने क्या लिखा है? आपको डेप्रिसिएशन का मेथड लिखना है, यानी कि उसको कैलकुलेट करने का। अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, यहाँ पर भी मैं आपके साथ मेथड्स की ही बात कर रही हूँ। आप लोग अब इस हेडिंग के अंदर नोटिस करके बताएंगे कि पिछले हेडिंग में और यहाँ पर क्या डिफरेंस है। पीछे मैं बात कर रही थी कि आप लोग डेप्रिसिएशन किस किस मेथड से कैलकुलेट करेंगे एंड यहाँ पर क्या बात कर रही हूँ मैं, किस किस मेथड से आप लोग डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेंगे। यही था डिफरेंस। पीछे आप लोगों को कैलकुलेशन कैसे करनी है ये पता चलेगा एंड यहाँ पर आप लोगों को रिकॉर्ड कैसे करना है ये पता चलेगा। चलिए फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम लोग हमारे डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मेरे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? दो मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड हैं? फर्स्ट वन है स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेकेंड वन इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। कौन कौन से मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को मैं SLM भी बोलती हूँ एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड को मैं WDV मेथड भी बोलती हूँ। अब आगे मैं जहां पर भी SLM बोलूंगी वहां पर आपको समझना है मैं स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कर रही हूँ, वेयर एज जहां पर भी मैं WDV बोलूंगी वहां पर आपको समझना है मैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड की बात कर रही हूँ। अब क्या है ये दोनों मेथड, इसको ब्रीफली यहाँ पर समझते हैं। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग इन मेथड्स को बहुत डिटेल में इजी तरीके से, सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। साथ ही कैसे कैलकुलेशन करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, मेरा फर्स्ट मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। ध्यान से अगर नाम को पढ़ेंगे तो आपको क्या समझ आ रहा है? यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है स्ट्रेट। क्या यूज हुआ है? स्ट्रेट। यानी कि इसके अंदर आपको कहीं घूमना नहीं है, आपका सिंपल सा स्ट्रेट सा मेथड है। आपने एक बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, आपके लिए इजी हो गया, आपको कुछ नहीं करना, हर साल वो ही डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, आगे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगी। जस्ट मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करा रही हूँ दोनों ही मेथड के साथ। हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कर ली, अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड की। रिटन डाउन वैल्यू मेथड मतलब रिटन डाउन, डाउन का मतलब क्या है? नीचे जाती जाएगी वैल्यू। स्ट्रेट में क्या था? आपकी वैल्यू सेम रहेगी जितनी डेप्रिसिएशन को आप लोग को माइनस करना है। रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अंदर क्या है? आपकी वैल्यू डाउन जाती जाएगी, उस डाउन वाली वैल्यू पर आप लोग डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इन मेथड्स की हम लोग डिटेल में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हमारे स्ट्रेट लाइन मेथड को। किसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं? मेरे स्ट्रेट लाइन मेथड को पढ़ने वाले हैं। इस मेथड को SLM मेथड भी बोला जाता है एंड साथ ही फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोला जाता है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट क्यों? क्योंकि ये मेथड स्ट्रेट है, आपको बार बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने एक बार डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लिया तो वो ही सेम अमाउंट आपकी थ्रू आउट द ईयर चलने वाली है। अब ध्यान से एक एक चीज को समझेंगे, रीड करेंगे। यहाँ पर
अंडर दिस मेथड एन इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन इज रिटर्न ऑफ इन एवरी अकाउंटिंग ईयर। इस मेथड के अंदर क्या होता है, एक इक्वल अमाउंट का जो डेप्रीसिएशन होता है वो हर साल आप लोग माइनस करते हैं। क्या करते हैं, हर साल आप लोग माइनस कर देते हैं ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। कब तक, जब तक उसकी यूजफुल लाइफ चल रही है। कब तक माइनस करना है, जब तक उसकी यूजफुल लाइफ चल रही है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट इज रिड्यूस्ड टू नील और इट्स रेजिडुअल वैल्यू। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर मुझे डेप्रीसिएशन तो माइनस करना है, ठीक है, कॉस्ट में से मैं डेप्रीसिएशन तो माइनस किए जा रही हूँ। दूसरी चीज मुझे ये भी समझ आ गया कि अगर मुझे माइनस करना है तो मुझे इक्वल अमाउंट को माइनस करना है, लेकिन मेरे माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं माइनस भी कर रही हूँ, मेरी इक्वल अमाउंट भी माइनस कर रही हूँ, बट मैं कब तक माइनस करूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि अब इसके बाद मुझे माइनस नहीं करना। तो आपको कब तक डेप्रीसिएशन को माइनस करना है, जब तक उसकी वैल्यू या तो नील नहीं हो जाती या फिर वो अपनी रेजिडुअल वैल्यू यानी कि सैल्वेज वैल्यू पर नहीं आ जाती। क्या करना है, वो आपको तब तक माइनस करना है जब तक आपकी एसेट की वैल्यू या तो नील नहीं हो जाती या फिर वो अपनी सैल्वेज वैल्यू तक नहीं आ जाती। अब आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। आपकी एसेट की वैल्यू थी 1 लाख रुपीस। क्या है, 1 लाख रुपीस आपकी एसेट की वैल्यू है एंड आपको डेप्रीसिएशन लगाना है 10% के हिसाब से। किस हिसाब से लगाना है, 10% के हिसाब से। अब इस चीज को ध्यान से समझेंगे। आपको 1 लाख में से 10% माइनस करना है। 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000 रुपीज। तो मैं यहाँ से 10,000 माइनस करूंगी तो वैल्यू क्या आएगी, 90,000 रुपीज। क्या वैल्यू आ जाएगी, 90,000 रुपीज। आपकी कॉस्ट ऑफ द मशीनरी कितनी बची, 90,000 रुपीज। अब आपका नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया। अब आपको दोबारा डेप्रीसिएशन लगाना है। क्या लगाना है, दोबारा डेप्रीसिएशन लगाना है। अब आप डेप्रीसिएशन कैसे लगाएंगे, अब आप 1 लाख पर लगाएंगे या 90,000 पर, यस 90,000। अब आपको नेक्स्ट ईयर डेप्रीसिएशन कैसे लगाना है, इसको समझते हैं। अब मेरी मशीनरी की कॉस्ट कितनी बच गई, 90,000। 1 लाख रुपीज से मेरा मतलब खत्म, ठीक है। 1 लाख थी, 1 लाख में से 10,000 की चीज निकल गई, कितने की बच गई, 90,000 की। 90,000 की। अब मैं माइनस क्या करूं, 10% अगर मुझे माइनस करना है तो मैं 10% 90,000 का निकालू, नहीं। ये मेरा कौन सा मेथड है, ये मेरा स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो जो अमाउंट मेरी ईयर 1 में थी वो ही थ्रू आउट द ईयर रहेगी। फर्स्ट ईयर में मेरी अमाउंट क्या थी, 10,000, तो मैं यहां से भी क्या माइनस करूंगी, 10,000। तो कितनी अमाउंट आ गई, 80,000 रुपीज। रुके, अभी भी चीज अगर क्लियर नहीं, हम लोग थर्ड ईयर का दोबारा करते हैं। थर्ड ईयर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे यहां पर समझेंगे। अब आपकी मशीनरी की कॉस्ट क्या है, 1 लाख रुपीस है, 90,000 है या फिर 80,000 है। यस, अब आपकी मशीनरी की वैल्यू 80,000 है तो मैं यहां पर क्या लिखूंगी, 80,000। अब मुझे इसमें से डेप्रीसिएशन माइनस करना है। 10% का मैं डेप्रीसिएशन लगा रही थी तो मैं डेप्रीसिएशन कितना लिखूं, 90,000 का 10% निकालूं, 1 लाख का 10% निकालूं या 80,000 का। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहते हैं, आपको आगे का कुछ नहीं देखना, जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट थी उसी पर आप डेप्रीसिएशन चार्ज करते जाएंगे। ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, 1 लाख। 1 लाख का 10% 10,000, तो मैं यहां से क्या माइनस करूंगी, मेरा 10,000 ही माइनस करूंगी। अब मेरी मशीन की वैल्यू क्या आ गई, 70,000। अब मैं इसी को कंटिन्यू रखूंगी, 70 में से भी 10 माइनस करूंगी, देन 60 से भी 10 माइनस करूंगी। यही है आप लोगों का स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन, कि आपको हमेशा हर साल जब तक उसकी वैल्यू नील नहीं हो जाती, अपनी सैल्वेज वैल्यू पर नहीं आ जाते, तब तक आपको सेम अमाउंट को ही माइनस करना है। यही था आप लोगों का स्ट्रेट लाइन मेथड। आई होप आपको अच्छे से समझ आया है। स्टिल कोई डाउट रहता है तो आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आगे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, वहां पर चीजें आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे को क्या दिया हुआ है, एक फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला दिया है, किस चीज का फॉर्मूला, डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने का। किस चीज का फॉर्मूला दिया है, मेरे डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया है। मैं मेरे डेप्रीसिएशन को कैसे कैलकुलेट करूंगी, फॉर्मूला ध्यान से समझेंगे। आपको आपकी कॉस्ट ऑफ द एसेट निकालनी है, उसमें से माइनस करना है सैल्वेज वैल्यू को। ये हम लोग ऑलरेडी पीछे क्वेश्चन भी कर चुके हैं, लास्ट वीडियो के अंदर हमने सीखा था क्या करना है। आपको एसेट की कॉस्ट में से उसकी सैल्वेज वैल्यू को माइनस करना है। जो भी आपका आंसर आएगा वो किससे डिवाइड करना है, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। किससे डिवाइड करेंगे, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट।
अब एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे। कॉस्ट ऑफ द एसेट मतलब जितने में आपने एसेट परचेज की प्लस वो सभी खर्चे, जितने खर्चे आपकी उस चीज में हुए हैं कि आपकी एसेट यूज में आ जाए। बिजनेस के अंदर एसेट को यूज में लाने तक जितने भी खर्चे होते हैं वो सभी कॉस्ट ऑफ द एसेट के अंदर आ जाते हैं। सैल्वेज वैल्यू क्या होती है कि यूजफुल लाइफ के बाद आपकी एसेट कितने में बिकेगी, कुछ रेजिडुअल वैल्यू होती है, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, वो होती है आपकी सैल्वेज वैल्यू। नेक्स्ट क्या है, यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ क्या होती है, कितना एंटीसिपेट किया है, क्या उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है, कितने सालों तक आपकी वो एसेट चलेगी। तो ये था आपका फॉर्मूला कि आप लोग डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आगे ये फॉर्मूला और अच्छे से समझ आएगा जब हम लोग इससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन को करेंगे। अब क्वेश्चन के अंदर या तो आपको बोला हो सकता है कि आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, या फिर क्या बोला हो सकता है कि आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब आपको परसेंटेज निकालनी है कि डेप्रिसिएशन कितने परसेंट पर लगा। ठीक है, तो उसका क्या फॉर्मूला है, जितना भी आपका डेप्रिसिएशन आया उसको आप लोग कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे। क्या करना है, आपको आपका डेप्रिसिएशन ऊपर लिखना है, डिवाइड करना है कॉस्ट से, एंड क्योंकि परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। क्या फॉर्मूला बना मेरा, जो भी मेरा डेप्रिसिएशन है उसको मैं ऊपर लिखूंगी, जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है उसको नीचे लिखूंगी एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, बिकॉज मेरे को यहाँ पर परसेंटेज निकालनी है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने की। अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है, साथ ही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है, ये आपको और अच्छे से समझ आएगा। इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ रीड करेंगे एंड मेरे साथ साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ने क्या बोला है, अ फर्म बोट अ मशीनरी फॉर ₹7,40,000। फर्म ने एक मशीनरी को परचेज किया है कितने में, 7,40,000 रुपीज में 1 अप्रैल को, एंड 60,000 उन्होंने इंस्टॉलेशन पर लगा दिया। किस पर लगाया, 60,000 इंस्टॉलेशन पर लगा दिया, यानी कि एसेट तो परचेज हुई बट यूज करने तक मेरे और भी खर्चे हुए, लाइक इंस्टॉलेशन का खर्चा हुआ। इट्स यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी 5 years। लाइफ कितनी है इसकी, 5 years। इट्स एस्टिमेटेड रियलाइजेबल और स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड वाज एस्टिमेटेड एट ₹40,000। यहां पर आप लोगों को स्क्रैप वैल्यू भी दी है। क्या है स्क्रैप वैल्यू, 40,000। क्वेश्चन में क्या करने के लिए बोला है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। आप लोगों को क्या निकालना है, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है एंड साथ ही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है। सबसे पहले यहां पर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। हमारे एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट, क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, एंड इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे हमारी यूजफुल लाइफ से। किससे डिवाइड करेंगे, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। चलिए अब कुछ नहीं करना, अपने फॉर्मूले के अंदर मुझे वैल्यूज को पुट करना है। मेरे साथ साथ आपके फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, कॉस्ट ऑफ एसेट। मेरी एसेट की कॉस्ट क्या है, 7,40,000 की मेरी एसेट थी, प्लस मैंने इस पर इंस्टॉलेशन का खर्चा किया। किसका खर्चा किया, इंस्टॉलेशन का। कितना खर्चा था मेरा इंस्टॉलेशन का, 60,000। तो मैंने यहाँ पर 60,000 को ऐड कर दिया, क्योंकि कॉस्ट के अंदर मैं वो सभी कॉस्ट को ऐड करती हूँ जितनी भी कॉस्ट मेरी उस मशीन को या फिर उस एसेट को यूज में लाने तक लगती है। तो यहाँ पर मेरी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 8 लाख रुपीस। कितनी होगी, 8 लाख रुपीस। तो मैं यहाँ पर अपनी वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर लिखेंगे 8 लाख रुपीस। क्या लिखेंगे, 8 लाख रुपीस। अब माइनस क्या करना है, स्क्रैप वैल्यू। किसको माइनस करेंगे, स्क्रैप वैल्यू को। स्क्रैप वैल्यू मेरी क्या है 40,000 रुपीज। यहाँ पर माइनस कर देंगे 40,000 रुपीज एंड डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। क्वेश्चन के अंदर यूजफुल लाइफ क्या है, 5 years। कितनी है यूजफुल लाइफ, 5 years। कुछ नहीं करना, सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। 8 लाख में से 40,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 7,60,000 डिवाइड बाय 5। कैलकुलेट करके बताएंगे 7,60,000 डिवाइडेड बाय 5 आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है। 7,60,000 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पर आप लोगों का आंसर आएगा 1,52,000 रुपीज। कितना आएगा, 1,52,000 रुपीज। ये आप लोगों का एनुअल डेप्रिसिएशन है। हम लोगों ने क्वेश्चन का एक पार्ट सोल्व कर लिया, एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्या चीज बोली है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। यहां पर मैं क्या कैलकुलेट करूंगी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या फॉर्मूला है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का, एनुअल डेप्रिसिएशन को हम लोग ऊपर लिखेंगे
नीचे हम लोगों ने ओरिजिनल कॉस्ट लिखनी है एंड मल्टीप्लाई करना है 100 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से। एनुअल डेप्रिसिएशन मेरा क्या आया? 1,52,000 रुपीज। कितना एनुअल डेप्रिसिएशन है? 1,52,000 रुपीज। डिवाइड करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट से। ओरिजिनल कॉस्ट मेरी क्या है? 8 लाख रुपीज। तो मैंने 8 लाख रुपीज को यहाँ पर लिख दिया। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आप लोगों का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्या आ रहा है यहाँ पर आप लोगों का आंसर? यहाँ पर आप लोगों का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ रहा है 19%। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए। बहुत इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्या बोला क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर आपकी मशीनरी की कॉस्ट दी है, मशीनरी आपने कितने में परचेज की है, प्लस इसके ऊपर एक और खर्चा हुआ है। क्या है वो खर्चा? इंस्टॉलेशन चार्जेस। कितने थे वो? 60,000 रुपीज। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मेरी मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट को निकालूंगी। टोटल ओरिजिनल कॉस्ट को कैसे निकालेंगे? टोटल ओरिजिनल कॉस्ट को मैंने 7,40,000 में ऐड कर दिए 60,000 रुपीज। तो मेरी टोटल कॉस्ट क्या आ गई? 8 लाख रुपीज आ गई। अब मुझे क्वेश्चन में मेरी कॉस्ट पता चल गई 8 लाख रुपीज है। स्क्रैप वैल्यू पता चल गई, कितनी है स्क्रैप वैल्यू? 6। एंड यूजफुल लाइफ पता चल गई, कितनी है? 5 ईयर्स है। मुझे तीनों चीज पता चल गई। मुझे कुछ नहीं करना, इन तीनों चीज को यूज करके अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। अब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप लोगों को क्या याद होना जरूरी है? आप लोगों को आपका फॉर्मूला याद होना जरूरी है। क्या है फॉर्मूला? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट कितनी है? 8 लाख रुपीस। माइनस करना है स्क्रैप वैल्यू से। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 40,000 रुपीस। डिवाइड करना है 5 से। सिंपल सी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है। कैलकुलेट करके आपका आंसर आया 1,52,000 रुपीस। कितना आया एनुअल डेप्रिसिएशन? 1,52,000 रुपीस। यहां पर आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, जहां पर आप लोगों ने आपकी एनुअल डेप्रिसिएशन की अमाउंट को कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या बोला? आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका भी हम लोगों ने पीछे फॉर्मूला देखा था। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई 100। एनुअल डेप्रिसिएशन अभी मैंने पार्ट 1 में सॉल्व किया, मेरा आंसर था 1,52,000 रुपीज। मैंने उसको लिख दिया। डिवाइड करना है ओरिजिनल कॉस्ट से। ओरिजिनल कॉस्ट मैंने ऊपर दोनों कॉस्ट को ऐड करके कैलकुलेट की थी, विच इज 8 लाख रुपीज। उसको डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई 100 से किया, बिकॉज मुझे यहाँ पर रेट कैलकुलेट करना है, यानी कि परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। तो जब कभी भी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर मेरा आंसर आ गया 19%। ये है आप लोगों का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। आई होप ये न्यूमेरिकल आप लोगों ने मेरे साथ साथ सोल्व किया है एंड आपको क्वेश्चन करना बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ जरूरत किस चीज की? आप लोगों को आपका फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। हम लोगों ने हमारे स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में बात की है। क्या उसका मतलब है? उसके अंदर मैं डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करूंगी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कैसे करूंगी। अब हम लोगों ने यहाँ पर बात करनी है कि जो मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या इसके कुछ फायदे और क्या इसके कुछ नुकसान हैं या नहीं। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो मेरा मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसके क्या क्या फायदे मुझको होने वाले हैं। एक एक एडवांटेज को आप लोग ध्यान से समझेंगे तभी समझ आएगा कितना जरूरी है ये वाला मेथड यूज करना। फर्स्ट एडवांटेज है सिंप्लिसिटी। फर्स्ट एडवांटेज मेरा यहाँ पर क्या है? सिंप्लिसिटी, यानी कि ये जो मेरा मेथड है बहुत इजी, बहुत सिंपल है यूज करना। ये जब मैंने मेथड पढ़ाना स्टार्ट किया था मैंने वहीं पर बोल दिया था ये मेथड आप लोगों का बहुत इजी, बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि अगर आपने 1 साल में डेप्रिसिएशन निकाला तो बाकी ईयर्स का भी सेम ही रहने वाला है। तो सिंपल क्यों हुआ? आपको सिर्फ 1 साल की कैलकुलेशन करनी है, बाकी सालों की आपकी सेम ही रहने वाली है। नेक्स्ट क्या है? ये प्रेडिक्टेबल है। क्या है? प्रेडिक्टेबल है। आप इसको इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? सपोज आप ईयर 1 में खड़े हैं, यहाँ पर आपका डेप्रिसिएशन 10,000 लगा। अब आप अगर 4th ईयर की बात करेंगे तो आप इजीली बता पाएंगे कि हाँ मेरे 4th ईयर में मेरा 10,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम ही होती है, इसीलिए आप यहाँ पर इजीली प्रेडिक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्या है? इक्वल एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड एडवांटेज मेरा क्या है? ये आपके जो एक्सपेंस है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। लाइक मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल दिया था, ये आपकी जो कॉस्ट ऑफ मशीनरी होती है, जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं या उसकी यूजफुल लाइफ होती है, उसकी कॉस्ट को इक्वल ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। नेक्स्ट क्या है? कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस क्या करता
करता है आपके जितने भी लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये मेथड उसको फॉलो करता है, उसको फॉलो करके ही आगे आपके डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। क्या है, ये प्रेफर करता है बाय टैक्स अथॉरिटीज एंड फॉर रेगुलेटरी कंप्लायंस, ये सभी चीजों को कंप्लाई करके ही आगे बढ़ता है। नेक्स्ट 5th पॉइंट क्या है, लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर का बर्डन थोड़ा कम हो जाता है। रिक्वायर्स मिनिमल रिकॉर्ड कीपिंग एडजस्टमेंट्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत कम एडजस्टमेंट्स की जरूरत होती है, बहुत कम एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। यहाँ पर आप लोगों के एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड खत्म हो गए। जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं कौन कौन से एडवांटेजेस है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड का क्या फायदा मुझको होने वाला है, क्या क्या फायदा होता है। एक तो ये मेथड बहुत सिंपल है यूज करना, उसके बाद मैं कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकती हूँ, मैं 5th ईयर को भी प्रेडिक्ट कर सकती हूँ, 7th ईयर को भी प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम ही होती है। नेक्स्ट इसके अंदर थर्ड एडवांटेज क्या था कि हर साल इसका जो एक्सपेंस होता है वो इक्वल होता है, हर साल ये एक्सपेंस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। आपको ऑलरेडी समझ आ गया क्योंकि ये हर साल की सेम अमाउंट को एलोकेट करता है। नेक्स्ट ये लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करता है। लास्ट वन इज इसके अंदर लो एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा बुक कीपिंग की या ज्यादा एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये सभी 5 पॉइंट्स आपके एडवांटेजेस थे स्ट्रेट लाइन मेथड की। यही सब फायदे हैं कि आपको स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना चाहिए। अब जिस चीज के फायदे हैं उस चीज के नुकसान तो जरूर होते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। ये जो मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं इसके कुछ नुकसान भी जरूर होंगे, उन्हीं नुकसान के बारे में हम लोग अब बात करने वाले हैं। तो मेरा फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ एक्चुअल वैल्यू। ये आपकी एसेट की एक्चुअल वैल्यू को शो नहीं करता। एक्चुअल वैल्यू को शो कैसे नहीं करता, आप लोग एक बात बताएंगे कि क्या ये कंपलसरी है, क्या ये जरूरी है अगर हम लोग रियल लाइफ के साथ रिलेट करें कि जो खर्चा मुझे आज 10,000 का हुआ क्या मेरे को परसों भी या फिर 2 साल बाद भी सेम ही खर्चा होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? एक रीजन हो सकता है आपकी जो मनी की वैल्यू होती है उसकी वैल्यू भी चेंज होती है, तो खर्चा आपका सेम कैसे रह सकता है? और अगर आप खर्चा सेम नहीं दिखा रहे, आप खर्चा सही नहीं दिखा रहे, तो इसका मतलब आप आपकी एसेट की भी एक्चुअल वैल्यू को शो नहीं कर रहे। आप बार बार आपकी एसेट से गलत वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी एसेट की वैल्यू भी गलत ही रिफ्लेक्ट हो रही है। क्या कहते हैं पॉइंट, नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ एक्चुअल वैल्यू। ये पॉइंट कहता है कि आप लोग आपकी एसेट की एक्चुअल वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं करते। एग्जांपल मैंने दिया कि टाइम के साथ साथ आपकी मनी की वैल्यू भी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, लेकिन आप लोग सेम ही अमाउंट को माइनस कर रहे हैं, ये चीज पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, पोटेंशियल ओवर स्टेटमेंट। पोटेंशियल ओवर स्टेटमेंट का मतलब क्या है, आप लोग बार बार सेम ही अमाउंट को यूज किए जा रहे हैं। तो केसेस क्या होते हैं कि जो स्टार्टिंग की ईयर्स है उसके अंदर आप एक्सपेंस ज्यादा दिखा रहे हैं, एंड जो आपके लेटर ईयर्स से बाद वाले साल है उसके अंदर आप खर्चे को कम दिखा रहे हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं है। क्या डिसएडवांटेज है इस मेथड का, इट में ओवरस्टेट एक्सपेंसेस इन अर्ली ईयर्स। स्टार्टिंग में आपके खर्चे ज्यादा हो सकते हैं एंड अंडरस्टेट इन लेटर ईयर्स, एंड कुछ साल बाद आपके जो खर्चे हैं ये डिक्रीज हो सकते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, आपकी एक एसेट है, आप लोग नई परचेज करके आए हैं, क्या आपको उस टाइम पर ज्यादा रिपेयर्स की, ज्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है? नहीं। लेकिन उस एसेट को अगर 5 साल हो गए हैं तो उसके बाद आपको 5 साल के बाद आपको ज्यादा रिपेयर की, ज्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, बाद में ज्यादा खर्चे होते हैं एंड स्टार्टिंग में खर्चे कम होते हैं। तो यही जो प्रिंसिपल है, यही जो चीज होती है, ये वाला मेथड उस चीज को फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट क्या है, नॉट सुटेबल फॉर ऑल एसेट। ये जो मेथड है आपका SLM, ये सभी एसेट्स के लिए सुटेबल नहीं है। वर्क्स बेस्ट फॉर एसेट्स विद अ प्रेडिक्टेबल एंड स्टेडी डिक्लाइन इन वैल्यू। ये सिर्फ उन एसेट्स में काम आ सकता है जिन एसेट्स की वैल्यू आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इतनी अमाउंट से इसकी वैल्यू गिरेगी, प्लस उनकी जो अमाउंट गिरेगी वो एक इक्वल अमाउंट होनी चाहिए, स्टेडी अमाउंट होनी चाहिए, यानी कि कांस्टेंट अमाउंट होनी चाहिए। फोर्थ डिसएडवांटेज क्या है, अनरियलिस्टिक इन सम केसेस। कुछ केसेस के अंदर ये अनरियलिस्टिक है। एसेट्स माइट लॉस वैल्यू मोर रैपिडली एट द स्टार्ट और एंड ऑफ देयर यूजफुल लाइफ। ये मेथड अनरियलिस्टिक क्यों है, क्योंकि कुछ एसेट्स ऐसी होती है जिनकी वैल्यू शुरुआत में ही गिरनी शुरू हो जाती है, बट कुछ एसेट्स ऐसी होती है जिनकी वैल्यू स्टार्टिंग में नहीं गिरती, उनकी वैल्यूज ईयर एंड में गिरती है। यानी कि जब उसकी यूजफुल लाइफ पास आ रही होती है, जितनी भी उसकी यूजफुल लाइफ है, जब वो उस यूजफुल लाइफ के एंड में पहुंच जाता है तो कुछ एसेट्स की वैल्यू तब
तब डाउन होती है। इसीलिए ये मेथड सभी तरह की एसेट्स के लिए यूजफुल नहीं है। क्या होता है कि कुछ एसेट्स की वैल्यू स्टार्टिंग में गिरती है, कुछ एसेट्स की वैल्यू एंड में गिरती है अपनी यूजफुल लाइफ के। इसीलिए इस मेथड को हम लोग हर तरह की एसेट के लिए यूज नहीं कर सकते, इसीलिए ये एक तरह से अनरियलिस्टिक हो जाता है कुछ केसेस के अंदर। नेक्स्ट क्या है, नो कंसिडरेशन फॉर यूसेज। अब ये मेथड क्या करता है, उसके यूज को इग्नोर करता है। कुछ ईयर्स ऐसे होते हैं कि हम उन एसेट्स को ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, कुछ एसेट्स ऐसी होती है जिनको हम कम यूज कर रहे होते हैं। तो डेप्रीसिएशन जो है, एसएलएम मेथड वाला जो डेप्रीसिएशन है, ये इस चीज को इग्नोर करता है एंड हर साल सेम ही डेप्रीसिएशन लगा रहा होता है। चाहे हम लोग एसेट को यूज कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे, चाहे हम लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं या फिर कम यूज कर रहे हैं, ये सभी पॉइंट्स है आपके डिसएडवांटेजेस ऑफ एसएलएम मेथड। आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आए हैं, बहुत इजी एंड बहुत सिंपल लगे हैं। जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं क्या क्या पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े। एक तो ये हमारी एसेट की एक्चुअल वैल्यू को शो नहीं करता क्योंकि ये सेम ही डेप्रीसिएशन चार्ज करता है। नेक्स्ट, ये ओवर स्टेटमेंट करता है। हो सकता है ये आपका स्टार्टिंग में खर्चा ज्यादा दिखा रहा है या फिर एंड में खर्चा ज्यादा दिखा रहा है, ये आपका एक्यूरेट एक्सपेंस को एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्या है, ये सभी एसेट्स के लिए सुटेबल नहीं है एंड ये अनरियलिस्टिक है कुछ केसेस के अंदर। उसके बाद ये यूसेज को ध्यान में नहीं रखता कि एसेट कम यूज हुई या ज्यादा, उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं है। स्ट्रेट लाइन मेथड को सिर्फ सेम अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन हर साल कैलकुलेट करनी है। तो ये सभी पॉइंट्स से आपके डिसएडवांटेजेस को आई होप इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है, चाहे वो नीड हो डेप्रीसिएशन की, चाहे उसको कैलकुलेट करने के मेथड्स हो, या फिर हमने मीनिंग पढ़ा है स्ट्रेट लाइन मेथड का, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, उसके फॉर्मूले एंड उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्या है, ये सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आई हैं। सभी चीजें इजी एंड सिंपल लगी हैं। स्टिल आप लोगों को कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से नोट्स को डाउनलोड करके आप लोग आपके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों ने इस वीडियो का, इस चैप्टर का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर लिंक को टैप करके आप लोग आपका प्रीवियस पार्ट भी कवर कर सकते हैं आपके डेप्रीसिएशन का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एसएलएम मेथड के न्यूमेरिकल्स को कवर करने वाले हैं। लाइक हम लोग एसेट अकाउंट कैसे बनाते हैं, डेप्रीसिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये सभी चीजें हम लोग इन डिटेल कल की वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों को आज के सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आए हैं तो आप लोग आपका रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर कीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।